students, welcome to GCC ओमकार नगर BBA सेमेस्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिख लिया था और उसके पहले के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे कि कॉस्ट आती कहाँ से है और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस तीसरे लेक्चर में हम अब तक जो भी फॉर्मेट्स हमने देखे और अब तक हमने जो भी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़े उसे डिटेल वापस एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं। और सबसे मेन बात, इस लेक्चर के थ्रू हम हमारे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, हम हमारे खुद के नोट्स लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखने के लिए बैठे हो, बस सर आज हम बीबीए में आ गए, मस्त बढ़िया आपका वीडियो देखेंगे, आप दो चार अच्छे हंसी मजाक वाले एग्जाम्पल दे देना, हम एंजॉय कर लेंगे, तो ये लेक्चर वैसा नहीं है। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक ऑब्लॉन्ग रजिस्टर आप मेंटेन कर लीजिए। और अभी अगर आपके पास ऑब्लॉन्ग रजिस्टर ना भी हो तो भी मैं इस वीडियो में जो भी आपको बोर्ड पर लिख कर दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको ये लिख कर रखना है, वो आप आपके रजिस्टर में खुद से लिखकर अपने खुद के नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ में आ गई आपको क्या करना है। एक रजिस्टर चाहिए फटाफट से। अभी आप अगर एक रजिस्टर पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो फटाफट से जाइए, रजिस्टर लीजिए, एक पेन लीजिए, वीडियो को पॉज करके रखिए आपके पास, और मैं इस वीडियो में आपको जो भी ज्ञान दूंगा उस सारी ज्ञान की बातों को आप अच्छी से आपके पास लिख के रखिए। ठीक है, यह वीडियो काफी बड़ा होने जा रहा है क्योंकि हमें पूरा बेसिक्स रिवाइज भी करना है, अच्छी से आज समझ लेना है और खुद के नोट्स भी बनाकर रखने हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप जाइए और पहले आपके पास एक रजिस्टर और एक पेन ले लीजिए। देखिए, पहला यूनिट हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। तो बढ़िया फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दीजिए, बीबीए सेमेस्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, और यूनिट 1 जो हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। तो आप भी आपके रजिस्टर में हेडिंग लिख दीजिए पहले फ्रेश पेज पर यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। हेडिंग लिख दिया आपने यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। अब लिखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जो हमने पहले स्टार्ट किया था। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने देखा था मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट यानी लागत, कॉस्ट यानी क्या? लागत। इस लागत यानी कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है, कौन से खर्चों से, कौन से एक्सपेंसेस से हमारी कॉस्ट बनती है। तो एक मटेरियल कॉस्ट है, एक लेबर कॉस्ट है और कुछ एक अदर कॉस्ट है। ये हमने डिटेल पढ़ा था। फिर हमने देखा कि मटेरियल में एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, लेबर में होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और सेम वैसे ही अदर एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हम इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मदद से ये देख रहे हैं कि कॉस्ट दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट ये दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं। इसी को मैंने शॉर्ट में बताया था, अब मैं डिटेल आपको नोट्स बना रहा हूं। ठीक है, बना के दे रहा हूं। एक होती है मटेरियल, एक होती है लेबर और तीसरा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल,
पे होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल, फिर लेबर और अदर। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, डायरेक्ट कॉस्ट में भी हम 3 एलिमेंट्स देखते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर। वैसा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड अदर। अब ऐसा है कि ये जो तीनों खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये क्लब कर दो, इन सबको मिला दो तो हमें मिलेगी कौन सी कॉस्ट? सर, हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस मिलकर क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर बनते हैं ओवरहेड्स। क्या बनेंगे? ओवरहेड्स। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कैसे बनेगी और ओवरहेड्स कैसे बनेंगे ये समझ लीजिए। और इन दोनों को मिलकर, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स को अगर मैं मिला दूं तो मुझे मिलती है टोटल कॉस्ट। तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। तो मुझे टोटल कॉस्ट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर, मुझे प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सर, ये ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। ओवरहेड्स क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये ओवरहेड्स कहां से आएंगे? तो ये ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स कहां से आएंगे? तो एक होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर अच्छा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही, इन्हीं को ही कहा जाता है वर्क्स ऑन कॉस्ट। वर्क्स ऑन कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड्स, या और एक नाम है इनका प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, यहां लिखता हूं वर्क्स ओवरहेड्स, या इन्हीं को कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये नाम है अलग अलग किसके? फैक्ट्री ओवरहेड्स के। ओवरहेड्स यानी क्या? तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स। ये कहां से आएंगे? तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड से आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड से आएंगे। सेकंड ऑफिस ओवरहेड्स। अब इन ऑफिस ओवरहेड्स को ही कहा जाता है एडमिन ओवरहेड्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में होने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको हम क्या कहेंगे? एडमिन, ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। यहां तक समझा है? तीसरे ओवरहेड्स होते हैं सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसी को हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखिए, मेरे पास 3 ओवरहेड्स है। कितने प्रकार के ओवरहेड्स है? 3। एक है फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही क्या बोलेंगे? वर्क्स ऑन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? वर्क्स ऑन कॉस्ट। फिर बोलेंगे वर्क्स ओवरहेड्स, और एक आखिरी नाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऐसे मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स को टोटल 1 2 3 4 नाम है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ऑन कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड्स यानी ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिर से एक बार, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ऑन कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, फिर ऑफिस के होने वाले एक्सपेंसेस, जो खर्चा ऑफिस में होता है, वो मेरे ऑफिस के ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली मेरे मटेरियल से जुड़े हुए नहीं है।
ऑफिस ओवरहेड्स, इन्हीं को एडमिन ओवरहेड्स भी कहते हैं, और एक नाम है इसका ऑफिस ऑन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? ऑफिस ऑन कॉस्ट, ठीक है। और तीसरे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मतलब गुड्स को बेचने के लिए जो हमने खर्च किया, गुड्स को हमने सेल करने के लिए जो खर्चा उठाया, वो सारे खर्चे हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे पास ओवरहेड्स ये 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। इतना आप आपके पास फटाफट से लिख लीजिए, फिर मैं एक एक एलिमेंट को डिटेल आपको एक्सप्लेन करके दूंगा और लिखाऊंगा भी इसके बारे में। लिख लीजिए पहले इतना आपके पास, ठीक है, लिख लिया आपने। अब ये एक तरीका हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझने का। पर हमने शुरुआत की थी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, कि भाई खर्चा सबसे पहले होगा किस चीज पर? तो मटेरियल पे खर्च होगा। तो जो मटेरियल पे खर्च होगा वो हमारी कौन सी कॉस्ट रहेगी? वो हमारी मटेरियल कॉस्ट रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर से एक बार क्लियर कर लो, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये एक नजरिया कॉस्ट को देखने का, ठीक है। कौन सा? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी? जो डायरेक्ट मटेरियल पे, लेबर पे और अदर एक्सपेंसेस पे खर्च होता है। सर फिर ये डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस क्या है? तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी क्या? तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस पे होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट को इकट्ठा मैं क्या कहूंगा? ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को हम इकट्ठा क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स मिलकर क्या बनेंगे? टोटल कॉस्ट। फिर ओवरहेड्स आएंगे कहां से? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, ऑफिस ओवरहेड्स आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आएंगे। ये एक नजरिया हो गया कॉस्ट को देखने का। अब दूसरा नजरिया मटेरियल में हमने ऑब्जर्व किया, एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को मिलकर कॉस्ट बनेगी, उस कॉस्ट को कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। जो खर्चा डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल पे होगा उसको इकट्ठा कर लो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को भी जोड़ लो और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को भी जोड़ लो, तो हमें जो कॉस्ट मिलेगी उसे क्या कहते हैं? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट 2 प्रकार की, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ये हमने समझ तो लिया था, लेकिन आज हम डिटेल अपने नोट्स बनाने जा रहे हैं तो डिटेल लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल यानी क्या? मटेरियल, पॉइंट लिखना इसमें, मटेरियल विच we can observe in finished product is called as direct material। और इसी के अपोजिट मटेरियल which we cannot observe in finished product। ऐसा मटेरियल जिसको हम
फिनिश्ड प्रोडक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच वी कैन ऑब्जर्व इन फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, एंड which we cannot observe in finished product is indirect material. दोनों का अंतर समझो। फिनिश्ड प्रोडक्ट में आप जिस मटेरियल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे शर्ट के केस में कपड़ा लिनन का है कि कपड़ा कॉटन का है कि कपड़ा और कोई मटेरियल का है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो सारा का सारा डायरेक्ट मटेरियल। पर वो कपड़े को जिस धागे से सिलाई की होगी, वो जो धागा है वो हम फिनिश प्रोडक्ट में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और अगर कर भी ले, अगर हम उस मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ऑब्जर्व कर भी ले, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, बहुत ही छोटा पोर्शन है उसके खर्चे का, इनडायरेक्ट मटेरियल उसको बोलेंगे। बटन, सिलाई का धागा, ये सारा क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। फर्नीचर लकड़े से बनता है। मान लीजिए आपके घर के दरवाजे वो सागवन के बने हैं या कोई और लकड़े के बने हैं, किसी प्लाई के शीट के बने हैं, कि और कोई फाइबर का डोर है, वो फाइबर है, सागवन है, कि और कोई मटेरियल है, वो डायरेक्ट मटेरियल है, विच वी कैन ऑब्जर्व इन दैट फिनिश प्रोडक्ट। बट उसको स्क्रू लगे होंगे, बहुत सारे खीले लगे होंगे। वो खीले, ये कौन सा मटेरियल है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। वी कैन नॉट ऑब्जर्व इन फिनिश प्रोडक्ट, एंड इफ वी कैन ऑब्जर्व ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ विच, अगर हम ऑब्जर्व कर भी ले तो उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है उस दरवाजे की बनावट में, वो एकदम नॉमिनल है, एकदम नॉमिनल है। इस वजह से उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो पहला पॉइंट तो हमने लिख दिया कि वी कैन ऑब्जर्व इन फिनिश प्रोडक्ट। आप फटाफट से आपके पास नोट कर ले पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ऑफ लेस इंपॉर्टेंस इन फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स। ऑफ मोर और ग्रेट इंपॉर्टेंस in finished product। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता फिनिश प्रोडक्ट में, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस है क्योंकि कॉस्ट कम है। ठीक है, उसकी प्राइस कम है। तो ये दो डिफरेंस हो गए किसके? डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल के। अब जैसे ये मटेरियल कॉस्ट हुई, सेम वैसे ही अभी हम लिखेंगे लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आपके पास इतना पहले प्रॉपरली लिख लीजिए, फिर हम जाते हैं लेबर कॉस्ट पर। लिख लिया आपने मटेरियल कॉस्ट। अब देखिए लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में भी दो प्रकार, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। पर सर डायरेक्ट लेबर यानी क्या और इनडायरेक्ट लेबर यानी क्या, ये अभी हमको देखना है। ठीक है, टेक्निकल एरर की वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग बराबर हो नहीं पाई थी, तो मैंने लिख तो दिया है, मैं वापस से आपको अच्छे से समझा देता हूं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखिए What is direct labor and what is indirect labor? लेबर क्या होता है सर? वर्कर। मैं भी एक लेबर हूं, आप भी भविष्य के कोई लेबर हो। मैं भी काम कर रहा हूं कुछ अर्न करने के लिए, आप भी कुछ काम करोगे अर्न करने के लिए। एक फैक्ट्री में भी लेबर काम करता है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी लेबर काम करता है, इन्हें हम वर्कर भी कहते हैं।
एक शोरूम में भी एक सेल्समैन होता है, वो भी एक वर्कर है, बराबर है। तो वर्कर्स यानी लेबर्स। तो एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो सबसे पहली बात समझिए, वेजेस पेड टू वर्कर्स, वेजेस पेड टू वर्कर्स डायरेक्टली एंगेज्ड इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ऐसी लेबर, ऐसे वर्कर्स जो क्या करते हैं सर, ये कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में। सर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले वर्कर्स को जो पैसा दिया जाएगा, जो वेजेस दिए जाएंगे, उस वेजेस को कहते हैं डायरेक्ट लेबर। सर व्हाट इज रॉ मटेरियल एंड व्हाट इज फिनिश प्रोडक्ट? Plywood is raw material, table, chair are finished products. Cloth, kapda, raw material, shirt, t-shirt, finished product. Leather, raw material, shoes, finished product. समझ में आ रहा है कि नहीं? Raw material and finished product. जो वर्कर्स ये कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ऐसे वर्कर्स को जो वेजेस पे किए जाते हैं, उन वेजेस को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर। क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर। सर ऐसे कौन लोग हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर है, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, तो मशीन ऑपरेटर को जो वेजेस दिए जाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। शू मेकर, जो आपके मोची जिसको हम कहते हैं, शूज मैन्युफैक्चर करता है, मतलब सिल कर देता है, वो जो मोची है उसको जो वेज दिया जाता है, उस वेजेस को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर। टेलर, कारपेंटर, ये सब कौन है? सर ये डायरेक्ट लेबर्स है। फिर सर इनडायरेक्ट लेबर यानी कौन? तो इनडायरेक्ट लेबर मतलब ऐसे वेजेस या रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब जो उसको अमाउंट दिया जाता है, पेड टू वर्कर्स विच आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। ऐसे वर्कर्स, ऐसे लेबर्स जिनको हम वेज तो देते हैं, पर वो वेज वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करने के लिए नहीं कमाते। सर ऐसे कौन से? सुपरवाइजर। जैसे इमेजिन करो आपका एक फैक्ट्री है, मैंने बहुत क्लोजली एक पॉलीमर फैक्ट्री बहुत बार विजिट की है। पॉलीमर फैक्ट्री मतलब जहां पर ये ओवन सैक बनता है। ओवन सैक समझते हो? बोरा सीमेंट होता है ना, सीमेंट, शक्कर जो बोरे में आती है उसे बोलते हैं ओवन सैक। इमेजिन करो एक ओवन सैक का फैक्ट्री, वो ओवन सैक के फैक्ट्री में एक लूम नाम की मशीन होती है। तो ये 4 मशीन एक तरफ लगी है, ये 4 मशीन एक तरफ लगी है, और वो मशीन पर जो लेबर काम करते हैं उन्हें बोलते हैं मशीन ऑपरेटर। उन्हें क्या बोलते हैं? मशीन ऑपरेटर। इमेजिन करो, और मान लीजिए ये 4 इधर मशीन लगी है, इधर 4 मशीन लगी है, यहां पर 4 मशीन ऑपरेटर्स है, यहां 4 मशीन ऑपरेटर्स है। फिर वो 4 लोग बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका क्या होगा? सुपरविजन होगा। और वो जो सुपरविजन करेगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर। वो डायरेक्टली मटेरियल पे काम नहीं कर रहा है, पर वो मशीन ऑपरेटर से काम करवा रहा है। सो वो हमारा कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर है। इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर मतलब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, ये इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर है कि हमारा प्रोडक्ट बराबर बना या नहीं बना। वो जो जांच पड़ताल करेंगे,
वो है इंस्पेक्टर। क्लीनर्स, वो फैक्ट्री में कचरा होगा, वो लूम काम करेगी, धागा कटेगा, कचरा होगा, वो कचरे को उठाने वाले जो वर्कर्स रहेंगे, क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले, वो सारा इनडायरेक्ट लेबर। क्लर्क्स, प्यून्स, वॉचमैन, ये सब भी तो जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सबको भी तो वेजेस देने पड़ेंगे, इन सबको भी तो पगार देना पड़ेगा। तो ये सारा इनडायरेक्ट लेबर। एक अकाउंटेंट है मुनीम, वो भी इनडायरेक्ट लेबर है। एक सेल्समैन है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वो भी इनडायरेक्ट लेबर है। तो लेबर कॉस्ट ये कैसे बनेगी? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को मिलकर बनेगी। मटेरियल कॉस्ट ये कैसे बनेगी? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को जोड़कर बनेगी। अब बचे एक्सपेंसेस। तो इनमें भी दो प्रकार, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे पास एक क्वेरी भी आई कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी क्या? तो फटाफट से पहले आप ये आपके पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लेबर कॉस्ट हो गया। अब फाइनल है हमारे लिए एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस यानी क्या। तो विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन फिनिश्ड प्रोडक्ट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन फिनिश्ड प्रोडक्ट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मटेरियल लेबर का है, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट में ऑब्जर्व कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जिसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी वजह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कहते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट, ट्रेसेबल एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहते हैं नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते फिनिश प्रोडक्ट को देखकर। ठीक है, जहां हम फिनिश प्रोडक्ट को देखकर किसी खर्चे का अंदाजा लगा लेते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट, और जिसका अंदाजा नहीं लगा पाते वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैंने यहां कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हायर ऑफ स्पेशल प्लांट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, यानी क्या? जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, जब स्लैब का काम होता है तो एक अलग से वो मशीन लेके आते हैं, गड़ंग 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 कंक्रीट बनाने वाली। वो जो मशीन है, वो जो प्लांट है, वो स्पेशली हायर किया गया है सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर उसको खरीद ही ले, वो उसे क्या करता है? हायर करता है। पर उसके बिना वो स्लैब नहीं बन सकती। तो वो कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी आप देख रहे हो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है अपने नागपुर में, पूना में, हर जगह आप देख रहे हो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सीमेंट के रोड बन रहे हैं। एक बड़ी सी मशीन लगी होती है उस रोड के ऊपर जो फटाफट से उसको बनाते हुए चलती है। तो वो जो मशीन है वो स्पेशली हायर की गई है, किराए से ली गई है एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। तो उसके हायरिंग चार्जेस, उसको किराए से लेने के लिए जो खर्चा लगता है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा है। उसी के अपोजिट रेंट, ऑफिस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सारी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? असेट्स की वैल्यू कम होना। जैसे समय बीतता है तो असेट्स की वैल्यू कम होती है, हमारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है, हमारे पास जो मशीन है वो मशीन की वैल्यू कम होती है, और उस वैल्यू के कम होने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। बिकॉज ऑफ नेचुरल वियर एंड टियर, जो वैल्यू कम होती है किसी मशीन, प्लांट, असेट की, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और भी वहां डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल दिए हैं, कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स, रॉयल्टी पेड इन माइनिंग। ये सब हम क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। अभी हमारे पास समय काफ़ी हो गया है तो उसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, आपको ये
बेसिक समझ में आ गए, फटाफट से आपके पास लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी कॉस्ट शीट। थैंक यू क्लास।